स्क्रीन दिसते सर्वांना? स्क्रीन आणि आवाज. हो. ओके. सो लास्ट लेक्चर मध्ये आपण लास्ट 2 लेक्चर पासून आपण बघत आहे फंक्शन्स काय असतात ते. सो फंक्शन्स बेसिकली सेट ऑफ कोड्स, सेट ऑफ रियुजेबल कोड्स, म्हणजे परत परत आपण यूज करू शकतो रियुजेबल कोड. त्याचा सिंटॅक्स पण आपण पाहिला होता. सिंटॅक्स काय होता? रिटर्न टाइप, त्यानंतर येतं फंक्शन नेम, पॅरेंथेसिस, पॅरामीटर्स, त्यानंतर कर्ली ब्रॅकेट, कर्ली ब्रॅकेट मध्ये बॉडी, हे होते डिफाइनिंग, डिफाइन करणे, डिफाइनिंग. अँड सिमिलरली सेकंड प्रोसेस होतं कॉलिंग. सो कॉलिंग कसं? फक्त फंक्शन नेम द्यायचं आणि त्याचे पॅरेंथेसिस, हे केल्याने फंक्शन कॉल होतं. सो बेसिकली हे 2 मेन पार्ट्स होते फंक्शन्स क्रिएट करायचे. त्यानंतर आपण पॅरामीटर्स पाहिलं. वेगवेगळे पॅरामीटर्स असतात. 1 देऊ शकतो, 2 देऊ शकतो, 10 देऊ शकतो, 15 देऊ शकतो. सिमिलरली त्याच्या डेटा टाइप्स मेन्शन करायचे असतात. सो बेसिकली पॅरामीटर्स कसं असतात? डेटा टाइपला मी डेटी लिहितो. सो डेटी आणि त्यानंतर P1 पॅरामीटर 1, DT पॅरामीटर 2. आणि हे दोन्ही DT सेम पाहिजेत असं नाहीये. इंट आणि इंटच पाहिजे असं काही नाहीये. वेगवेगळे कॉम्बिनेशन्स पण असू शकतात. बेसिकली आपण एक कुठलं सो एक प्रिंट फंक्शन बनवू जे जेवढे नंबर आपण त्याला देणार तेवढ्या वेळेस ते स्ट्रिंग प्रिंट करणार. सो बेसिकली रिटर्न काय नाही होणार. सो void प्रिंट एन टाइम फंक्शनचं नाव आहे. त्यानंतर एक इंटिजर n घेणार आपण, जेवढ्या वेळेस आपल्याला प्रिंट करायचंय तेवढ्या वेळेस त्याचा नंबर. त्यानंतर काय प्रिंट करायचंय त्याचं एक स्ट्रिंग घेऊ आपण s. त्यानंतर कर्ली ब्रॅकेट्स. सो आपल्याला n टाइम्स प्रिंट करायचंय. सो फॉर int I equal to 0, I is less than n आणि i प्लस प्लस. हा लूप घेतला कारण की आपल्याला n टाइम्स तो स्ट्रिंग प्रिंट करायचा आहे. सो cout s आणि एंडल. सो न्यू लाईनला आउटपुट येतील. सो आता फंक्शनला कॉल करू आपण. प्रिंट एन टाइम पॅरेंथेसिस पहिला किती वेळा प्रिंट करायचंय? 5 वेळा प्रिंट करायचंय. काय प्रिंट करायचंय? सो स्ट्रिंग आहे CPP. सो हे जर मी एक्झिक्यूट केलं, सो हा एक व्हॅलिड फंक्शन डेफिनेशन आहे. त्यानंतर मी कॉल केलं त्या फंक्शनला. सो 5 वेळा CPP प्रिंट झालंय. आता मी इथं 50 केलं, सो ऑटोमॅटिकली सेम कोड येईल, म्हणजे सेम कोड एक्झिक्यूट होईल फक्त 50 वेळा. सो इथं 50 टाइम्स प्रिंट झालंय CPP. सिमिलरली आता कसं आहे डिक्लेरेशन किंवा डेफिनेशन जे आहे, सो हे जे आहे ना मी यूज करण्याच्या नंतर जर डिफाईन केलं, सो कट केलं आणि त्यानंतर डिफाईन केलं तर काय होतं बघू आपण. सो पहिले कॉल केलं त्या फंक्शनला पण डिफाईन नंतर केलं. सो जर मी एक्झिक्यूट केलं, सो एरर आलाय. प्रिंट एन टाइम वॉज नॉट डिक्लेअर्ड इन द स्कोप. म्हणजे बेसिकली प्रिंट एन टाइम जो फंक्शन आहे तो डिक्लेअर नाही झालाय अजून. का? कारण की बघा आता आपण फंक्शन्स काय म्हणतो, ऍक्शन्स असतात. सो बेसिकली काही ऍक्शन परफॉर्म करण्यासाठी आपल्याला माहित पाहिजे की करायचं काय आहे बेसिकली. पण इथं काय झालंय, मी पहिले त्या कामाला सांगितलंय. जसं आता मी तुम्हाला एक ॲनिमेटेड सिरीज आहे जॅपनीज मध्ये, डोरेमॉनचं जॅपनीज व्हर्जन आहे, ते मला कळत नाही. सो तुम्हाला ट्रान्सलेट करायचं आहे. पण ते ट्रान्सलेट मी जर सांगितलं तुम्हाला ट्रान्सलेट करा, पण कसं करायचं तुम्हाला माहितच नाहीये, कारण की पहिल्यापासून काही डिफाईनच नाही की कसं ट्रान्सलेट करतात.
ट्रान्सलेट करण्यासाठी बेसिकली तुम्हाला जॅपनीज शिकावी लागेल. जॅपनीज शिकल्यानंतर त्याचा प्रत्येक वर्ड्सला ऐकून त्याला कन्वर्ट करावं लागेल इंग्लिश किंवा हिंदीमध्ये, आणि त्यानंतर तुम्ही मला सांगताल तसं. सो सिमिलरली आपल्याला काम काय आहे ते डिक्लेअर झालेलंच नाहीये, आणि पण तरी आपण तो फंक्शन एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न करतोय. सो तिथं एरर येतात. त्यासाठी कधीही आपल्याला काय आहे, हे जे कोड आहे हे मेनच्या आधी लिहायचं असतं. सो मेनच्या आधी लिहिल्याने ते फंक्शन्स काय होतात, ग्लोबल फंक्शन होतात. म्हणजे कोणीही कसेही बोलू शकतात. आपण पाहिलं होतं इथं जे काही असतं मेनच्या आधी ते सगळे ग्लोबल असतात, आणि या ब्रॅकेट्सच्या आत जे असतात ते असतात लोकल. लोकल आणि ग्लोबल स्कोप पाहिलं होतं काल. सिमिलरली आता जेव्हा हे कॉल होतं तेव्हा पहिल्यापासूनच त्याला डिक्लेरेशन माहिती आहे की प्रिंट एन टाइम्सचं काय करायचं असतं. सो ते एक्झिक्यूट होतं, काही प्रॉब्लेम येत नाही. आणि सिमिलरली आता काय होतं की जेव्हा मोठे मोठे प्रोजेक्ट असतात ना, तेव्हा काय होतं की आपला हा जो फंक्शन असतो तो एका वेगळ्या फाईलमध्ये असतो. सो बेसिकली प्रत्येक फंक्शन किंवा प्रत्येक टाईपच्या ह्याला सेपरेट केलेला असतो. आता हा फंक्शन जर माझा इंजिन स्टार्ट करायचा असेल, हा फंक्शन बेसिकली अज्युम करा हा इंजिन स्टार्ट करण्याचा फंक्शन आहे, तो एका वेगळ्या याच्यात असेल, ते इंजिन फाईल मध्ये असेल, आणि हा जो मेन आहे तो होल कार फाईल असेल. इथं म्हणजे आपण बेसिकली एक्झिक्यूट करतोय. सो असं जेव्हा असतं ना की वेगवेगळ्या फाईल्स मध्ये, तेव्हा काय असतं की आपल्याला या फाईलमध्ये ज्या फाईलमध्ये आपण बोलवतोय ना तिथं आपल्याला डिक्लेअर करावा लागतो. सो डिक्लेअर, डेफिनेशन, कॉलिंग हे 3 स्टेप्स आहेत फंक्शन मध्ये जर सेपरेट फाईल्स असतील. सो आपल्याला डिफायनिंग तर माहित आहे, डिफायनिंग कसं करतो आपण, हे असं डिफायनिंग करतो. रिटर्न टाईप फंक्शन नेम हे जे आहे हे डिफायनिंग आहे. हे आहे कॉलिंग, हे 2 माहिती आहेत. पण डिक्लेरेशन काय? सो जर अज्युम करा की हा जो आहे हा एका वेगळ्या फाईल मध्ये आहे. वेगळ्या फाईल मध्ये कसं आपण अज्युम करू, हिथंच आहे, या मेनच्या नंतर आहे, म्हणजे ते बेसिकली बघितलं जात नाही मेनच्या नंतरचं. सो याला आपण एक दुसरा फाईल असं कन्सिडर करू शकतो, किंवा तुम्ही स्वतःहून बनवू शकता. पण इथं कसं आहे की सोलो लर्न मध्ये एकच सिंगल फाईलच बनवू शकतो. सो त्यासाठी इथं प्रॉब्लेम येतात. सो त्यासाठी मी काय करतो, मेन फंक्शनच्या नंतर हे डिफाईन करतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की हा दुसऱ्या फाईल मध्ये आहे, पण जर मला हे बोलवायचं असेल, मला एरर येतं की नॉट डिक्लेअर्ड इन द स्कोप. सो इथं डिक्लेअर करायचं त्याला. सो काय डिक्लेअर करावं लागेल, इंट प्रिंट एन टाइम्स हे, आणि हे देऊन डिक्लेअर करावं लागेल बेसिकली. सो इथं सॉरी पॅरामीटर्स राहिले आहेत. सो इंट एन आणि इंट एस, सॉरी स्ट्रिंग एस. सो ही जे फर्स्ट लाईन आहे ही काय करते, डिक्लेअर करते बेसिकली की असं असं नावाचं एक फंक्शन आहे कुठल्या तरी फाईल मध्ये, त्याला इथं डिक्लेअर करतोय आपण. म्हणजे एक असं फंक्शन इथं या स्पेस मध्ये आणा, याच्या ग्लोबल स्पेस मध्ये. सो इथं हे लाईन टाकल्याने काय होतं की या मेनला पहिल्यापासून एक डिक्लेरेशन भेटलं आहे की म्हणजे असं नावाचं एक फंक्शन आहे. सो हे भेटल्यानंतर हे काय करतं, जातं दुसऱ्या फाईल मध्ये शोधतं की कुठल्या फाईल मध्ये आहे हे प्रिंट एन टाइम्स वालं. सो ते शोधून नंतर ते एक्झिक्यूट होतं. सो बेसिकली आता मी जर हे एक्झिक्यूट केलं, सो void error ambiguation new declaration of void 14.6. हा बेसिकली इथं डेटा टाइप्स द्यायचे नसतात मोस्टली, व्हेरिएबल फुलफिल डिक्लेअर्ड. एकच मिनिट, हे आपण काढून टाकू. विदाउट पॅरामीटर्स आपण हे करू, ते एकदा बघू. सो इथं एन म्हणजे 10 टाइम्स प्रिंट होईल. काय प्रिंट होणार, स्ट्रिंग एसच प्रिंट होईल. सो बेसिकली हे प्रिंट फंक्शन आहे, 10 वेळा प्रिंट करतं. सो हे काय आहे, डेफिनेशन आहे, आपण पाहिलं हे डेफिनेशन आहे. आणि हे काय आहे, हे डिक्लेरेशन आहे, म्हणजे हे दुसऱ्या फाईल मध्ये भेटेल. डिक्लेरेशन, हे डेफिनेशन, आणि हे कॉलिंग. सो बेसिकली दुसऱ्या फाईल मध्ये असेल तर आपल्याला ज्या फाईल मध्ये आपण बोलवतोय, म्हणजे ज्या फाईल मध्ये आपण कॉल करतोय त्या फाईल मध्ये आपल्याला डिक्लेअर करावा लागतो. सो बेसिकली जर आता एक्झिक्यूट केलं, सो टू मेनी आर्ग्युमेंट नाही द्यायचे.
सो बेसिकली आता जर एक्झिक्यूट केलं सो void void declaration of int है error ambiguation declaration of void print एरर एकच मिनिट मी हा एरर काय सॉल्व करतो. सो स्क्रीन दिसते बेसिकली. हो दिसते. हो सो बेसिकली प्रिंट एन टाइम्स वाला हा फंक्शन आपण सेपरेट फाईल मधला जो कन्सिडर करतोय ना त्यासाठी हे रन करत नाहीये. कारण की इथं काय होतं एकाच फाईल मध्ये 2 डिक्लेरेशन त्याला सापडत आहेत. त्यामुळं याच्यात एरर येतोय. पण जेव्हा आपण असे 2 सेपरेट फाईल्स बनवून यूज करणार तेव्हा हे एरर नाही येणार. सो आता बेसिकली त्यासाठी एरर येतोय कारण की डिक्लेअर केलाय पहिलेच आणि परत हे डिफाईन होतंय. सो इथं एरर दिसत असेल ambiguating न्यू डिक्लेरेशन ऑफ void print n टाइम्स म्हणजे 2 डिक्लेरेशन त्याला भेटतात ते आणि ते हे होतं ते कोलाइड होतं ते. सो त्यामुळं हे एरर येतंय. पण बेसिकली इंट नाही void पाहिजे. सो हा तिथं डेटा टाईपचं प्रॉब्लेम झालता त्यामुळे हा एरर आलता. सो बेसिकली हा डिक्लेरेशन आहे, हा डेफिनेशन आहे आणि हा कॉलिंग आहे. सो डिक्लेरेशन आणि डेफिनेशन चे डेटा टाइप्स वेगवेगळे असू नाही शकत. म्हणजे रिटर्न टाइप्स बेसिकली. सो जेव्हा आपण इनपुट टाइप वेगवेगळे घेतो म्हणजे ते फंक्शन ओव्हरलोडिंगची कन्सेप्ट आहे त्याच्यात हे सपोर्ट होतं. पण इथं हे void आणि इंट काय एरर देत होतंय ते आपण जेव्हा फंक्शन ओव्हरलोडिंग पाहणार तेव्हा आपण एकदा बघून घेऊ. पण बेसिकली इथं जे काही डिक्लेअर केलंय सेम टू सेम इथं पण असलं पाहिजे. सो बेसिकली आता तो इंट एन आणि एस वाला पण चालेल मोस्टली. सो इंट एन इथं नंबर 5 टाइम्स 10 च्या जागी एन. सो कोलन दिलाय मी चुकून. सो आता बघा 5 टाइम्स प्रिंट झालं. सिमिलरली तो मागाशी एरर रिटर्न टाइप मध्ये होता. सो स्ट्रिंग एस बेसिकली कॉमा स्ट्रिंग एस याच्या जागी एस. सो बेसिकली इथे एक स्ट्रिंग पाहिजे. सो 5 वेळा सीपीपी प्रिंट झालंय. इथं आपण जो डेफिनेशन दिलाय तो मेन फंक्शनच्या नंतर दिलाय म्हणजे बेसिकली त्या मेनच्या स्कोप मध्ये नाहीये किंवा त्या फाईलच्या स्कोप मध्ये नाही. पण तरी वरती आपण डिक्लेअर केलंय म्हणून हे एक्झिक्यूट होतंय. सो बेसिकली ये जो फंक्शन है अगर हम जो फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं अगर वो इसके बाद लिखे हम तो बेसिकली ये कट कर दें. सो बेसिकली एक जो फंक्शन होता है वो हमेशा ऊपर ही डिफाइन करते हैं. सो अगर डिफाइन करने के वहां पे डिफाइन करने के बजाय अगर नीचे करे डिफाइन और एग्जीक्यूट करे तो हमें एक एरर मिलता है कि प्रिंट एन टाइम्स ये फंक्शन डिक्लेयर्ड नहीं है इस स्कोप में. सो बेसिकली क्या हो रहा है ये जो स्कोप है ना मिंट के मेन इंट मेन के पहले वाला यहाँ पे लोग ग्लोबल बनते हैं. वेरिएबल्स फंक्शंस क्लासेस ये ग्लोबल होते हैं.
हमने कल के लेक्चर में देखा था। और ये जो पैरेंथेसिस के अंदर होते हैं ये होते हैं लोकल स्कोप। सो बेसिकली उससे ये जो फंक्शन है उसे उसका डेफिनेशन नहीं मिल रहा, और अगर हमें कुछ काम करने कैसे करना है पता नहीं होगा तो हम काम के कैसे कैसे कर सकते हैं। सो सिमिलरली इसलिए हमें यहाँ पे एक डिक्लेरेशन स्टेटमेंट डालना पड़ता है कि ऐसे नाम का एक फंक्शन प्रेजेंट है पर किसी दूसरे फाइल में या फिर कहीं और प्रेजेंट है, पर ऐसे नाम का एक फंक्शन प्रेजेंट है। सो यहाँ पे क्या किया, बेसिकली हमने डिक्लेयर किया है कि ऐसे नाम का एक फंक्शन है, सिर्फ डेफिनेशन तुम ढूंढो, कंपाइलर को बोलते हैं कि कहीं से तुम्हें ढूंढ निकालो। सो बेसिकली फिर कंपाइलर जाता है इसी नाम से ढूंढता है कोई फंक्शन होगा तो, और वो फंक्शन एग्जीक्यूट कर देता है यहाँ पे, क्योंकि उसके पास अभी डेफिनेशन भी होती है डिक्लेरेशन भी होती है। सो अगर अभी एग्जीक्यूट करे तो देखो 5 बार सीपीपी प्रिंट हो गया, अगर 5 की जगह पे मैं 10 कर दूं सो सिमिलरली वैसे चल जाएगा, 10 बार सीपीपी प्रिंट होगा। और इसमें बताना क्या था कि पैरामीटर्स के जो डेटा टाइप्स होते हैं वो सेम होने नेसेसरी नहीं है कि इंट और इंट ही चाहिए, इंट और डबल और डबल ही चाहिए, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। कौन सा भी कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं और कितना भी ले सकते हैं, सिर्फ एक इंट एक स्ट्रिंग ऐसा नहीं है। 10-15 इंट 10-15 स्ट्रिंग कितने भी ले सकते हैं। सिर्फ कंफ्यूज होता है बहुत ज्यादा लेने से, इसलिए हम फंक्शंस में एक या दो वेरिएबल्स के साथ खेलते हैं मोस्टली। सो वैसा। सो ये था डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग का। सो ये निकाल लेंगे। यहाँ पे डाल देंगे। सो बेसिकली हमारा इंट मेन फंक्शन। सो बेसिकली इसमें कोई डाउट है? डिक्लेरेशन, डिफाइनिंग और कॉलिंग। सो ये डिक्लेरेशन ऐसा क्यों करना पड़ता है? बेसिकली क्या होता है, कभी कभी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में ऐसे सेपरेट सेपरेट फाइल होता है हर एक फंक्शन का, हर एक क्लास का। सो अगर उसे लाना होगा, हमारे इसमें कॉल करना होगा, तो वो इस डिक्लेयर में इस स्कोप में, मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पे कॉल कर रहे हैं हम, तो ये इस स्कोप में हमने डिक्लेयर नहीं किया, वो किसी और फाइल में। तो उस फाइल में जाके ढूंढने के लिए हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है। मतलब डिक्लेयर करने पे हमें क्या समझता है, ऐसे नाम का कोई फंक्शन है प्रेजेंट हमारे इसमें, तो वो जाता है उस डेफिनेशन को ढूंढता है और फिर कॉलिंग एग्जीक्यूट करता है। इसलिए ये डिक्लेयर डेफिनेशन का सिंटेक्स हमें लगता है। सो इसमें कोई डाउट है? अगर नहीं है तो हमने कल एक फंक्शन देखा था स्वैप वाला, जिसमें ए और बी वेरिएबल को हमने स्वैप किया था। डायरेक्टली तो हम नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए हमने एक पॉइंटर की मदद ली थी। बेसिकली रिटर्न तो कुछ नहीं कर रहा था वो, स्वैप इंट ए इंट बी, बेसिकली एक इंटीजर टेम्प्ट, उसमें ए की वैल्यू, ए में बी की वैल्यू, बी में टेम्प्ट की वैल्यू। यही किया था। पर जब हम एग्जीक्यूट करते हैं ये, तब एरर क्या आता है कि एरर नहीं आता, बेसिकली स्वैप नहीं होता हमारा वैल्यू। क्यों? क्योंकि वहां पे उसका लोकल स्कोप होता है। वो जो ए और बी वेरिएबल है ये इनका यहाँ पे लोकल स्कोप है, ये यूनिक है इस ए एंड बी से। इसके वजह से क्या होता है कि वो स्वैप नहीं हो पाते, इसके एड्रेसेस अलग है, इसके एड्रेसेस अलग है। अगर एग्जीक्यूट करें सी आउट स्ट्रिंग ए स्पेस ए इज, और ए की वैल्यू, उसके बाद स्ट्रिंग वापस बी इज, बी की वैल्यू। बेसिकली अगर पहले और बाद में ये एग्जीक्यूट करे, स्वैप के पहले और स्वैप के बाद में, तो एक एंड लाइन दे देंगे। पहले भी 10 था, 10 और 56 था, अभी भी 10 और 56 है। बेसिकली ये चेंज नहीं होता। इसलिए हमने क्या किया था, हमने पॉइंटर्स पास किए थे। क्यों? क्योंकि पॉइंटर्स में जो एड्रेस रहते हैं वो चेंज नहीं होते। जिस एड्रेस पे वो वैल्यू है हम उससे लेके चेंज कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे पॉइंटर्स पास करने के बाद अगर ए को हम डायरेक्टली यूज करें, ए की जगह ए पी लिख देंगे ताकि पता चले ये पॉइंटर्स है।
सो यहाँ पे भी ए की जगह एपी हो जाएगा, ए की बी की जगह बीपी, बी की जगह बीपी, ए की जगह एपी। सो अभी एपी क्या है, एक पॉइंटर है, और पॉइंटर हम डायरेक्टली अगर यूज करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा, पॉइंटर में स्टोर क्या होता है, एड्रेस स्टोर होता है। सो वही रिटर्न होगा टेम्प्ट में। पर टेम्प्ट क्या है, एक इंटीजर है, टेम्पररी जो वेरिएबल है वो एक इंटीजर है, और उसे वैल्यू क्या मिल रही है, एक एड्रेस मिल रहा है, बेसिकली इंट एस्टेरिक मिल रहा है, इंट पॉइंटर। सो ये एरर देता है। पर हमने सीखा था पॉइंटर से हम वैल्यू कैसे एक्सेस कर सकते हैं, उसके आगे स्टार देके, बेसिकली एस्टेरिक देके। सो ये अभी एस्टेरिक एपी देने के वजह से ए पॉइंटर में जो कुछ भी वैल्यू होगा वो रिटर्न होगा अभी। सो यहाँ पे भी ए पॉइंटर में जो कुछ वैल्यू होगा वो मॉडिफाई होगा बी पॉइंटर के वैल्यू से। सिमिलरली बी पॉइंटर में जो वैल्यू है वो टेम्प्ट से रिप्लेस हो जाएगा। और अगर अभी अभी हम यूज कर रहे हैं, सो क्या होता है, अभी स्वैप हो चुका है। सो 10 और 56 था, 56 और 10 हो गया, सो 10 की जगह 100 दे देंगे ताकि डिफरेंस पता चले। सो 156 था, बाद में हो गया 56 एंड 100। सो बेसिकली क्या हुआ, स्वैप हो गए। पर ये कैसा है ना, हर जगह पे हमें ये एस्टेरिक देना पड़ता है, कंफ्यूज होता है, सब प्रॉब्लम होता है। सो अगर बहुत सारे फंक्शन हो एस्टेरिक किस लिए, अगर इसमें इनबिल्ट फंक्शन हो, इनबिल्ट कोई पॉइंटर होगा, इंट पॉइंटर पीटीएन नाम का, तो वो कंफ्यूज करेगा कि ये पॉइंटर कौन सा है, वो पॉइंटर कौन सा है। इसलिए सी प्लस प्लस में एक रेफरेंस नाम का कंसेप्ट बना है, रेफरेंस। सो बेसिकली जब भी हम रेफरेंस देते हैं तब क्या मतलब, रेफरेंस देना क्या होता है कि उसके बारे में कुछ बताना कि ये ऐसा ऐसा है, उसका रेफरेंस दे रहे हम, बेसिकली उसके बारे में डिफाइन करना या उसको रिप्रेजेंट करना। सो क्लास रिप्रेजेंटेटिव, सो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे ही रेफरेंस, ये जो पॉइंटर के बजाय हम इस ए जो वेरिएबल है इसका रेफरेंस दे सकते हैं, मतलब ये ए वेरिएबल को यूज कर लो ऐसा बोल सकते हैं। सो अगर पॉइंटर को हटाना है तो क्या कर सकते हैं, ये सब एस्टेरिक तो पहले निकाल देंगे क्योंकि अभी तो पॉइंटर्स नहीं आ रहे, हमको रेफरेंस मिल रहा है। सो यहाँ पे अभी इंट एस्टेरिक की जगह पे इंट एम्परसेंट लिखना पड़ेगा। सो इंट एम्परसेंट जब भी हम लिखेंगे तो क्या होगा, इस वेरिएबल में जो कुछ वैल्यू आएगी ना, अभी यहाँ पे ए की वैल्यू आ रही है, तो ये क्या हो रहा है, ए को ही कंसिडर कर रहा है डायरेक्टली। मतलब बेसिकली इन्होंने पॉइंटर्स का जो कुछ कंसेप्ट था ना, वो सिर्फ एक ये एंड एम्परसेंट सिंबल से रिप्लेस कर दिया। मतलब बेसिकली ये जो एपी है ये अभी बेसिकली ए जैसे ही काम कर रहा है। तो अगर अभी हम एग्जीक्यूट करें, सो लास्ट टाइम में कैसा था कि स्वैप नहीं हो रहे थे, पर अभी हमने क्या किया है, एम्परसेंट सिंबल डाला है। सो बेसिकली अगर अभी एग्जीक्यूट करें, सो अभी स्वैप हो गया है वैल्यू, अगर दिख रहा होगा आउटपुट में तो। सो बेसिकली रेफरेंसेस क्या करते हैं, हमारा पॉइंटर्स से ध्यान, मतलब पॉइंटर्स यूज करने को अवॉइड करते हैं। बेसिकली अगर डायरेक्ट वो इतने एस्टेरिक 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 डालने के बजाय अगर डायरेक्ट हम एक एम्परसेंट सिंबल डाल दे लेते समय, सो क्या हो जाएगा कि वो डायरेक्टली ये मेन जो रियल वाला वेरिएबल है वो ही आ जाएगा। बेसिकली यहाँ पे होता है क्या, एम्परसेंट सिंबल हमने देखा था एड्रेस रिटर्न करता है। सो यहाँ पे इंट एम्परसेंट एपी का मतलब क्या होता है, एपी का जो एड्रेस है और ए का जो एड्रेस है वो सेम हो जाता है बेसिकली इंटरनली। मतलब अगर हम सादे वर्ड्स में कहना चाहे तो बेसिकली ए ही उसमें पास हो रहा है, ए की कॉपी नहीं पास हो रही, ए खुद पास हो रहा है। लास्ट टाइम में क्या कर रहे थे, हम ए का पॉइंटर पास कर रहे थे, पर अभी क्या कर रहे हैं, ए खुद को पास कर रहे हैं। हर टाइम में जब भी हम पास करते थे विदाउट ये एम्परसेंट सिंबल के, तो क्या पास हो रहा था, तभी कॉपी पास हो रहा था। सो बेसिकली पास बाय वैल्यू से बोलते हैं, बाय वैल्यू, या फिर पासिंग कॉपी। मतलब बेसिकली एक ही कॉपी बनती है और वो उस वेरिएबल को पास होती है। पर जब हम एस्टेरिक लगाते हैं, सो जब भी हम एस्टेरिक लगाते हैं, सो पासिंग पॉइंटर ऑफ द वेरिएबल, मतलब बेसिकली उसको एक पॉइंट करने वाला ये भेजते हैं हम, पॉइंटर देते हैं। थर्ड टाइप हमने क्या देखा रेफरेंसिंग में, एम्परसेंट सिंबल अगर यूज करें, सो पासिंग रेफरेंस ऑफ वेरिएबल। रेफरेंस मतलब बेसिकली
रेफरेंस बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, एड्रेस भी बोल सकते हैं। सो एड्रेस, एड्रेस मतलब क्या है, एड्रेस तो हर टाइम पे कंसिस्टेंट ही रहता है कि एक ही एड्रेस जो कुछ रहेगी, वहाँ पे जो कुछ हम वैल्यू में चेंज करेंगे सो वो खुद ए वेरिएबल में चेंज हो जाएगा। सो वैसे ही यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रेफरेंस पास कर रहे हैं। सो रेफरेंस सेम पॉइंटर के जैसे काम है, पर एस्टेरिक हर एक वैल्यू के बाद में लगाने का काम बच जाता है और डायरेक्टली हम नाम ही यूज कर सकते हैं। सो अभी एपी जो है वो किसी पॉइंट मतलब पॉइंट नहीं कर रहा, बेसिकली एपी क्या है, ए ही है खुद में। सो हम ए पे भी हटा सकते हैं, ए और बी ही लिख सकते हैं तो भी काम करेगा। सो बेसिकली ये सिर्फ फंक्शंस में काम करता है, रेफरेंसेस। बाकी जगह पे अगर यूज करने को गए तो वो क्या हो जाता है, ये हो जाता है एड्रेस रिटर्न करता है। यहाँ पे भी एड्रेस रिटर्न करता है पर वो वेरिएबल्स को सेम कर देता है, इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ यूज कर सकते हैं। सी में ये रेफरेंस कुछ बनाया नहीं था, मतलब सी में रेफरेंस टाइप का कुछ था नहीं, सिर्फ पॉइंटर्स थे और हमें पॉइंटर्स के साथ ही यूज करना पड़ता था। पर सी प्लस प्लस में वो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ये एक रेफरेंसेस टाइप के बनाए। सो कोई डाउट है इस रेफरेंसेस में? सो ऐसे स्वैप के बाद अगर कोई ऐसा काउंटर फंक्शन होगा जो हर एक आइटम बढ़ने पे काउंट बढ़ाता होगा, तो उसके लिए भी हम ऐसे रेफरेंसेस पास कर सकते हैं। और बेसिकली ये जो है ना वो आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे फिर। और इसको जब हम पास करते हैं ना, तब वो वैल्यू से कभी नहीं पास होती। बाकी हर एक जो डेटा टाइप, हर एक वेरिएबल होता है ना, वो पास होते समय कॉपी से पास होता है। अगर हम ये कुछ भी ना दे, डायरेक्ट इंट ए इंट बी बना दे, तो ये हर बार कॉपी पास होती है, हर बार। पर जब भी हम अरे पास करते हैं, तो अरे बेसिकली क्या है, पॉइंटर है। तो पॉइंटर पास होने की वजह कारण क्या होता है कि वो हमेशा पास बाय पॉइंटर होता है, मतलब बेसिकली पास बाय रेफरेंस ही होता है एक टाइप से। वहां पे एम्परसेंड देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा पास बाय रेफरेंस ही होता है। पर जब हम ऐसे सादे मतलब नॉर्मल डेटा टाइप्स यूज करते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो तभी ये रेफरेंस देने पड़ते हैं। सो कोई डाउट है इसमें? ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है क्या रे? जस्ट अ सेकंड, हाँ हो रहा है। ओके ओके ठीक है। कोई पॉइंट को रिपीट करना है तो कर दूंगा। कोई डाउट है किसी को? हमने इस लेक्चर में क्या देखा, बेसिकली पास बाय रेफरेंस क्या होता है, और डिक्लेरेशन, डेफिनेशन और कॉलिंग में का डिफरेंस फंक्शन यूज करते समय। अभी इसके बाद एक कंसेप्ट आता है, कट यहाँ पे पेस्ट। अभी मेरा कोई एक फंक्शन है, ये सब निकाल देंगे बेसिकली। अभी मैं एक एरिया फाइंड करने वाला ये बनाता हूँ। बेसिकली एरिया कैसे मिलेंगे, फ्लोट कंसीडर करेंगे इस बार। फ्लोट में मेरे को एरिया मिलेगी। मैं कैल एरिया करके एक फंक्शन बनाता हूँ जो कैलकुलेट करेगा एरिया को। यहाँ पे अभी क्यूब का एरिया, बेसिकली कोई 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एरिया फाइंड करेंगे। इंट ए इंट बी, क्यूबॉइड का करेंगे क्योंकि 3 अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं। इंट ए इंट बी और इंट सी। बेसिकली 3 साइड्स होते हैं, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। वैसे भी नाम ले सकते हो एल एच और डब्ल्यू, पर ए बी सी इजी है। अगर यहाँ पे इंट ले आए तो इंट की जगह फ्लोट कर देंगे क्योंकि रिटर्न टाइप फ्लोट है। और कैलकुलेशन हम इंटीजर में करेंगे तो रिटर्न भी इंटीजर ही होना चाहिए ना। फ्लोट फ्लोट और फ्लोट फ्लोट।
सो 3 फ्लोट लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बेसिकली रिटर्न करेंगे उन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। सो ए इंटू बी इंटू सी। सो अभी बेसिकली अगर इस फंक्शन को कॉल करें कैल एरिया और हम दे 1 2 3, कितना आएगा एरिया? 6.0। करेक्ट। सो 1.2 कर लेंगे, 2.6 कर लेंगे और कोई ये कर लेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे एरर आ रहा है, वार्निंग आ रही थी बेसिकली। सो ये इसका कैलकुलेट मैंने एरिया कर दिया। पर कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई पैरामीटर्स होते हैं ना, वो हमें डिफॉल्टली सेट करने पड़ते हैं। जैसे अगर कोई एग्जांपल ले, सो हम एक दूसरा फंक्शन बना लेते हैं, ये बाद में देख लेंगे। मतलब इसमें भी हो सकता है, पर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल होगा तो और अच्छे से समझता है। सो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके बजाय कौन सा फंक्शन बनाएंगे, एक क्या रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। सर्च इंजन में सर्च करने वाला कुछ फंक्शन बनाएंगे, कुछ सर्च करने वाला। सो एक स्ट्रिंग आएगा, स्ट्रिंग रहेगा एस, और एक सर्च इंजन रहेगा। मतलब कौन सा सर्च इंजन, गूगल चाहिए, याहू चाहिए, बिंग चाहिए, या कौन सा चाहिए। सो क्या करेंगे, वो क्या होगा, वो भी वो कैर दे देंगे बेसिकली, कोई गूगल क्रोम या कुछ। तो ऐसा गूगल क्रोम के लिए जी, सी बेसिकली, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए आई, ऐसा कोई कैरेक्टर दे देंगे। सो कैरेक्टर बी दे देंगे, या फिर ब्राउजर ब्राउजर ले लेंगे। सो हम फंक्शन क्या है हमारा कि हम कुछ सर्च कर रहे, एक स्ट्रिंग मिलेगा, उससे वो सर्च करेंगे। और एक सेकंड ये क्या है, ब्राउजर है। सो ब्राउजर, सो बी आर ओ डब्ल्यू एस सी आर। सो सेकंड वाला क्या है कि ब्राउजर है, कौन सा ब्राउजर यूज करने का है, वो सर्च करने के लिए, और सर्च करके हमें कुछ रिटर्न मिलेगा। सो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेट एरिया के बजाय हम कुछ सर्च करेंगे। सो SCRACH सर्च, सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे, कोई स्ट्रिंग देनी पड़ेगी। सो सर्च करेंगे C++ सर्च करेंगे, और ये गूगल वाला दे देंगे। सो जी, क्रोम, सो बेसिकली सी। सो यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे कि देखने के लिए कौन सा ब्राउजर यूज करना है। सो इफ कैर इक्वल टू सी, सो कैपिटल सी, तो क्या करना होगा, रिटर्न करेंगे हम जीसी, गूगल क्रोम करके रिटर्न कर देंगे, मतलब समझ जाए कि कौन सा ब्राउजर यूज हो रहा है। सो जीसी रिटर्न करेंगे। एल्स क्या करेंगे, हम दो ही ले लेंगे इस केस में, ताकि कोड जल्दी हो जाए, वरना मल्टीपल भी ले सकते कि इंटरनेट एक्सप्लोरर ये वो एक्सेट्रा। सो फायरफॉक्स ले लूंगा, सो FF। सो अभी सर्च कर रहे हम, C++ देते बेसिकली, और सी दे दिया इस पर। सो अगर एग्जीक्यूट किया तो प्रिंट क्या होगा, जीसी प्रिंट होगा, गूगल क्रोम। सो ये कैरेक्टर बेसिकली, कैरेक्टर का नाम देना था ब्राउजर। सो अगर एग्जीक्यूट करें, एक सेमीकोलन बच गया, और उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों प्रिंट होने के बाद एक सी आउट एंड लाइन देके वो जो string है वो प्रिंट करेंगे। सो एस प्रिंट करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये एक सर्च फंक्शन बना है जो कुछ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ये तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि रिटर्न हमने पहले ही दे दिया। सो इन दोनों में से कोई एक कंपलसरी एग्जीक्यूट होने वाला है, और वो जो सी आउट दिया वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो देख के कुछ फायदा नहीं। सो जस्ट इतना ही दे देंगे, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है।
सो ये फंक्शन बेसिकली क्या है, अगर इन जनरल हम देखें तो किसी ऐप से हम डायरेक्ट कोई ब्राउजर में रिडायरेक्ट हो जाते हैं सर्च करते टाइम, तो वैसे ही ये एक फंक्शन ये क्या करेगा, सर्च सर्च करेगा कुछ हमारा स्ट्रिंग और हम उसे ब्राउजर भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे अभी C++ और क्रोम में चालू होगा, सी ए करके गूगल क्रोम जीसी प्रिंट होगा। सो जीसी प्रिंट हो गया मतलब गूगल क्रोम में सर्च हो रहा है। अगर मैंने जीसी सी के जगह अगर एफ दे दिया मतलब फायरफॉक्स चाहिए, सो वो एफ एफ प्रिंट होगा। अगर आई दे दिया तो भी फायरफॉक्स प्रिंट होगा, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि उस पीसी में सिर्फ गूगल क्रोम और फायरफॉक्स है। सो वैसे यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, कभी कभी हम सर्च करते समय डायरेक्टली नाम दे देते हैं, ब्राउजर कौन सा भी चल जाता है हमको, ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि यही ब्राउजर चाहिए। सो ऐसे केसेस में कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट होती है। देखो हमेशा जब भी हम नया ब्राउजर इंस्टॉल करते हैं तब वो बोलता है डू यू वांट टू सेट दिस ब्राउजर एज डिफॉल्ट ब्राउजर। डिफॉल्ट मतलब क्या, अगर कुछ भी लिंक मिले कुछ भी हो तो वो डायरेक्टली वो चालू होगा, उस ब्राउजर में से चालू होगा। सो डिफॉल्ट मतलब कुछ भी हो, अगर स्पेसिफाई नहीं किया है तो मेरे से शुरुआत करो। सो वैसे ही हम पैरामीटर्स जो है वो भी हम डिफॉल्टली सेट कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे जैसे हम वेरिएबल सेट करते हैं इक्वल टू देके वैल्यू, सिमिलरली हम ऐसे सेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं सी दे दूं तो ये अभी डिफॉल्ट वैल्यू, अगर मैं कुछ प्रोवाइड ना करूं तो क्या होगा, सी डिफॉल्टली लिया जाएगा। सो अगर मैं सी प्लस प्लस यूज करूं तो जीसी, जीसी मतलब गूगल क्रोम ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। पर अगर मैं सेकेंड वैल्यू में कोई अलग दूसरा दूं, कोई अलग कैरेक्टर दूं, एफ दे देता हूँ, सो अभी क्या हो गया, फायरफॉक्स प्रिंट हो गया। सो ऐसे ही हम कुछ डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रख सकते हैं। अगर इस फंक्शन को वो डिफॉल्ट पैरामीटर मिला नहीं तो उसे जो असाइन किया है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, मतलब सी असाइन किया है तो सी यूज हो जाएगा, वरना कुछ दूसरा नंबर असाइन किया होगा तो वो यूज हो जाएगा। पर अगर कुछ असाइन नहीं, अगर कुछ हमने फंक्शन कॉलिंग में उसे दे दिया तो वो ये यूज करेगा बेसिकली, जो हम कॉलिंग के टाइम यूज करेंगे देंगे उसे ज्यादा प्रायोरिटी होगी, और ये डिफॉल्ट वैल्यू होगा। मतलब अगर कुछ नहीं मिला तो ये एग्जीक्यूट होगा, और अगर कुछ मिल गया तो वो खुद एग्जीक्यूट हो जाएगा। सो ऐसे हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं, मतलब किसी भी पैरामीटर का। अगर मुझे पता है कि अगर कुछ इनपुट नहीं मिला तो ये डिफॉल्ट वैल्यू ले लेना है, तो वैसे करने के लिए हम ऐसा डिफॉल्ट पैरामीटर्स का यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली इसका तो देख लिया कि कैसे चलता है। एफ दिया तो फायरफॉक्स आता है, एफ की जगह अगर मैंने कोई दूसरा कैरेक्टर दे दिया तो आई आ जाता है। मतलब आई मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो फायरफॉक्स ही चालू होगा क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है। अगर सी देंगे तो भी सी ही एग्जीक्यूट होगा, पर अगर कुछ नहीं देंगे तो क्या होगा, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगी ब्राउजर को। सो बेसिकली ब्राउजर को सी असाइन हो गया, ऑटोमेटिकली चेक करता है सी, ब्राउजर इक्वल टू सी है, अगर दोनों सेम है तो जीसी प्रिंट हो जाता है। सिमिलरली अगर मैंने सी की जगह कुछ अलग ये रख दिया, एफ रख दिया, मतलब बेसिकली अब क्या होगा, डिफॉल्टली फायरफॉक्स में सर्च होगा। पर अगर मुझे क्रोम में करना है तो मुझे यहाँ पे पास करना पड़ेगा कि मुझे क्रोम में करना है। सो सी दिया तो अभी जीसी आएगा, वरना कुछ नहीं दिया तो सिर्फ फायरफॉक्स आता है। सो बेसिकली मतलब कुछ डिफॉल्ट पैरामीटर सेट करना है, अगर कुछ ना मिले तो ये यूज कर लो। सो ऐसा होता है ये डिफॉल्ट पैरामीटर। सो इसमें कोई डाउट है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, किस लिए होते हैं? नहीं। सो तो इसको भी हम कट कर लेंगे और ये पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। सो अभी हमने क्या क्या देखा, स्कोप सब हमने देख लिया है, डिफाइनिंग डिक्लेयरिंग ये सब देख लिया है। तो अभी एक कंसेप्ट बचा है ओवरलोडिंग, और थोड़े से और टॉपिक्स फंक्शन के बारे में। सो बेसिकली एक ओवरलोडिंग बचा है। तो ओवरलोडिंग क्या होता है, ओवरलोडिंग के पहले हम अपना एक रेगुलर ऐड वाला फंक्शन बनाते हैं। सो इंट ऐड, दो पैरामीटर ए और एक बी।
सो अभी क्या लिखना पड़ेगा मेरे को अगर a प्लस बी रिटर्न करना है तो? a प्लस बी रिटर्न करना है तो क्या लिखना पड़ेगा? रिटर्न कैसे होता है? फंक्शन से कुछ वैल्यू। कौन सा कीवर्ड है? रिटर्न कीवर्ड। याद रखो, रिटर्न करने के लिए रिटर्न कीवर्ड। बेसिकली ऐसे सिंपल सिंपल ही रखे सब। इफ कंडीशन में इफ, एल्स में एल्स, एल्स इफ में एक स्पेस होता है, वाइल, डू वाइल, फॉर लूप, रिटर्न, न्यू, कंटिन्यू, ब्रेक, ये सब स्पेसिफिक कीवर्ड्स है, इसे याद में रखो। सो बेसिकली अभी अगर मैं सी आउट करूँ एड ए डी डी एड, और मैंने दो नंबर दिया 2 और 4, सो एंडल क्या आएगा? आउटपुट 6 आएगा। पर मुझे अभी फ्लोट की एडिशन करनी है, सो 2.0 2.5 कॉमा 3.5। सो आंसर क्या आएगा? 2.5 3.5, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 0.5 0.5 6। सो इसका आउटपुट 6 आना चाहिए। हम कोई दूसरा नंबर ले लेंगे, सो 13.5 ले लेंगे, मतलब 6.5 आंसर आना चाहिए। पर हमें क्या मिल रहा है? इंटीजर में वैल्यू मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो डेटा टाइप है वो इंट है। सो हम फ्लोट भी अगर देंगे तो भी वो इंट में कंसिडर होगा, और इंट की कैलकुलेशन होकर हमें सी आउट होगा। पर बेसिकली जब हम फ्लोट की एडिशन करेंगे तो हमें फ्लोट ही चाहिए होगा। तो ऐसे फंक्शन के लिए मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो फ्लोट को ऐड करेगा। तो वापिस एक फ्लोट वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा, एड एफ करके। वो क्या लेगा? 2 फ्लोट ले लेगा, ए कॉमा फ्लोट बी, और वो भी क्या करेगा? सेम काम करेगा, रिटर्न ए प्लस बी। सो यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी दिख रही है, बॉडी सेम है, सिर्फ यहाँ पे डेटा टाइप में चेंज हो रहा है। तो अभी जो फ्लोट का फंक्शन है वो एड एफ करना पड़ेगा, क्योंकि फ्लोट ऐड कर रहे हैं। सो बेसिकली अभी 16 आ गया, ये 5 की जगह पे ये 6 कर देता हूँ, सो 16.1 आ जाएगा। सो अभी दिख रहा है, हर एक डेटा टाइप के लिए हमें एक नया 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 फंक्शन बनाने के ये हो रहा है। तो इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए जैसे जैसे इनपुट आएंगे वैसे वैसे उस फंक्शन को चेंज करने के लिए एक ओवरलोडिंग नाम का कंसेप्ट है। ओवरलोडिंग मतलब एक के ऊपर एक रख के वो लोड करना। मतलब अगर हम वर्ड्स के इसमें जाएं तो ओवरलोडिंग का मतलब वो एक जो है फंक्शन उसके ऊपर दूसरा फंक्शन लग के वो लोड करना। सो बेसिकली अगर मैं ये एफ हटा दूं तो भी एक वैलिड कोड है। बेसिकली यहाँ पे कोड क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, पर डाटा टाइप चेंज हो रहे हैं ना यहाँ पे। सो ओवरलोडिंग का रूल क्या है कि ये जो पैरामीटर्स है ये चेंज होने चाहिए, इसका नंबर या फिर डेटा टाइप या फिर कुछ तो भी कुछ ना कुछ इसमें चेंज होने चाहिए, और ये बॉडी में भी चेंज हो सकता है, बाकी कहाँ पे भी चेंज हो सकता है। सिर्फ अगर मैं इसका ही सेम टू सेम कॉपी बनाऊं, इसका ही अगर मैं सेम टू सेम कॉपी बनाऊं और इंट के जगह फ्लोट दे दूं, तो ये वैलिड नहीं है। ये वैलिड क्यों नहीं है? क्योंकि इनपुट जो है वो सेम आ रहा है, इसको भी इंटर है इसको भी इंटर है, तो कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए ऐसे कंडीशंस में एक एरर आता है कि हम इंट और फ्लोट को मतलब सिर्फ रिटर्न टाइप में चेंज करके ऐसे फंक्शंस हम ओवरलोड नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियस है दोनों में इंट ही जाएगा। तो कंपाइलर तो कंफ्यूज होने वाला है कि इंट एग्जीक्यूट करे या फ्लोट वाला एग्जीक्यूट करे, रिटर्न क्या करे। सो इसके लिए ऐसे सिर्फ रिटर्न टाइप में जो चेंजेस होते हैं वो वैलिड नहीं होते। बाकी हम कैसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे एक इंट दे दिया, यहाँ पे बीच में एक फ्लोट दे दिया, सो ऐसे मल्टीपल इनपुट्स दे दिए, या फिर तीनों के तीनों इंट हो गए, ये भी ओवरलोडिंग हो गया। मतलब बेसिकली अगर इसे इस फंक्शन को 2 फ्लोट मिले ना तो क्या होगा?
फ्लोट वाला ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और रिटर्न करेगा फ्लोट। अगर 3 इंट मिले तो रिटर्न करेगा ऐसा, मतलब बेसिकली अगर 3 इंट मिले तो ये a प्लस बी प्लस सी होके वैसे रिटर्न होगा, मतलब इसके बॉडी में भी हम चेंज कर सकते हैं। सो अगर एक फ्लोट और ये मिला, सो फ्लोट ऐड, सो यहाँ पे क्या देंगे, एक इंट देंगे इंट ए और दूसरा फ्लोट बी। सो ऐसे हम मल्टीपल फंक्शंस ओवरलोड कर सकते हैं, मतलब जैसे जैसे उसका इनपुट आएगा वैसे वैसे उसके कोड में चेंजेस कर सकते हैं। सो रिटर्न ए प्लस बी प्लस, यहाँ पे 10 करेंगे ताकि हमें आउटपुट में डिफरेंस पता चले। सो बेसिकली हमने क्या किया है, 2 इनपुट, 3 इंटीजर, एक इंटीजर एक फ्लोट और 2 फ्लोट। सो और 2-4 लाइन ऐड करेंगे ऐड वाले में, मतलब कॉल करने करेंगे अलग अलग टाइप से। सो 2 इंट 2 फ्लोट का हो गया, अभी 3 इंट का एक कॉल करना पड़ेगा। सो बेसिकली पेस्ट 3 इंट, सो बेसिकली 2 5 और 13। सो बेसिकली ये 3 ऐड हो जाएंगे। उसके बाद अभी एक इंट और एक फ्लोट का, सो एक इंट 2 दे देंगे और एक फ्लोट 13.6। सो बेसिकली अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं। सो एरर कहाँ पे आया, call overloaded double double, add double double is ambiguous. So basically int main call overloaded double double, हाँ। so इसमें एक ये आ रहा है, एक एक फंक्शन को हम देखेंगे तो किस में एरर है समझ जाएगा। ये दोनों फंक्शन को हटा देंगे पहले। सो अगर ये दोनों क्या इंटीजर वैल्यू ले लिया जाएगा बेसिकली। सो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा था, गलती से वहाँ पे स्ट्रिंग आ गया था इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। कैंडिडेट इंट ए फ्लोट 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 के रिटर्न टाइप में इंट। हम एक ही करके फंक्शन को देख लेंगे। सो कट एग्जीक्यूट। सो अभी भी प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, कॉल ऑफ ओवरलोडेड फंक्शन ऐड नाम सेम है। सो इंट और इंट है, फ्लोट और फ्लोट है। सो रिटर्न क्या कर रहा है, फ्लोट रिटर्न कर रहा है। कॉल ऑफ ओवरलोडेड इज एम्बिगियस। सो एंटर कैंडिडेट ये नो मैचिंग फंक्शन कॉल फॉर ये। So, इसके लिए एरर आ रहा है। ऐड फ्लोट, सो कैंडिडेट फ्लोट ऐड फ्लोट फ्लोट। सो अगर इसका रिटर्न टाइप सेम रख दे, वापस लिख देंगे ये एक फंक्शन। सो बेसिकली ये तो एग्जीक्यूट होना चाहिए, इंट ए और इंट बी वाला। सो ये एग्जीक्यूट हो रहा है। तो हमने क्या किया था, एक ओवरलोडिंग फंक्शन बनाया था फ्लोट वाला, जिसमें फ्लोट, इसमें नाम अलग दे देंगे ए बी कोमा फ्लोट बी ए, रिटर्न करेंगे ए बी प्लस बी ए। So call of overloaded is ambiguous। अगर कैरेक्टर यूज करें, तो बेसिकली कैरेक्टर में तो ये होगा ambiguous। अगर फ्लोट और इंट ले तो क्या होगा,
डबल डबल नहीं ले सकते क्या? 3 इंट वाला देख लेंगे। इंट ए, इंट बी, इंट सी। सो रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे फ्लोट के बजाय इंट दे देता हूँ, 2 3 4 सेमीकोलन। सो अभी आ गया, देखो ये फंक्शन अभी ओवरलोड हो गया। लास्ट केस में दो फ्लोट ले रहे थे तो उसमें कोई प्रॉब्लम था। सो वो फ्लोट का क्या चक्कर था वो देख लेंगे। पर अभी बेसिकली यहाँ पे देखो, अगर दो लेने थे मतलब अगर दो पैरामीटर्स थे तब क्या हो रहा था, तभी भी ऐड फंक्शन एग्जैक्टली परफॉर्म हो रहा था। अभी 3 पैरामीटर्स है तो भी अभी ये जो 3 पैरामीटर्स वाला है तो ऐड नेम सेम ही है, पर ओवरलोड क्या हो रहा है, मतलब ओवरलोड क्या हो रहा है, जब हम 3 पैरामीटर देंगे सो 3 पैरामीटर वाला फंक्शन कॉल होगा। जब 2 पैरामीटर देंगे तब 2 वाला कॉल होगा। सो सिमिलरली डिपेंडिंग ऑन डेटा टाइप और डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पैरामीटर वो टाइप का ऐड फंक्शन कॉल हो जाता है। सो ऐसे होते हैं यूजेस कि क्या बोलते हैं इसे, ओवरलोडिंग क्यों यूज है, क्योंकि कभी कभी हमारा कंपलसरी तो नहीं रहता कि 2 ही नंबर ऐड होगा, 3 भी हो सकते, 4 भी हो सकते, 5 भी हो सकते। सो वैसे वैसे के लिए अगर हमें पता होगा कि कैसे कैसे ऐड होंगे तो वैसे के लिए हम बना सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं वो एक वापस ट्राई करूं, सो फ्लोट ए और रिटर्न कर देंगे ए प्लस 10। सो सी आउट क्या करेंगे, ऐड और एक फ्लोट दे देंगे। सो 4.5 हैंडल एक सेमीकोलन। सो अभी 14 आ गया, बेसिकली 4.5 ले लिया गया। रिटर्न इंट हो रहा है, अगर मैं रिटर्न फ्लोट करूं तो 14.5 आ रहा है। सो अभी और एक फ्लोट बी और ए प्लस बी अगर ट्राई करें सो एरर आएगा। सो यहाँ पे नो मैचिंग कॉल, हाँ तो 2 डबल देने पड़ेंगे, 2 फ्लोट देने पड़ेंगे बेसिकली। सो यहाँ पे ये शायद क्योंकि 4.5 को हम इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4.5 का इंटीजर पार्ट 4 भी सिर्फ कंसिडर हो सकता है, और यहाँ पे भी सेम फ्लोट है, सिर्फ यहाँ पे चेंज आ रहा है। सो उसकी वजह से शायद से प्रॉब्लम आ रहा है। पर अगर +10 देखें तो भी, अगर तीसरा एक फ्लोट दे दें, तीसरा फ्लोट नहीं, सो एक ही फ्लोट दे देंगे, एक फ्लोट वाला चल रहा है। सो इसमें कोई तो एक कंडीशन मिस हो रही है बेसिकली ओवरलोडिंग की। सो वो देख के मैं कल बताता हूँ कि कैसे क्या हो रहा है। सो ओवरलोडिंग बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि जैसे जैसे हमारे पैरामीटर्स, मतलब ये यहाँ पे जो हमें वैल्यू इनपुट मिल रहा है वो जैसे जैसे वो चेंज होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फंक्शन में अलग अलग परफॉर्म करना होता है। कभी कभी अगर स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग की एडिशन क्या होती है, कॉन्कैटिनेशन होती है। अगर 2 कैरेक्टर मिल गया तो वो भी कॉन्कैटिनेशन होता है। नंबर मिल गया तो वो एडिशन होता है। अगर कुछ और डेटा टाइप मिल गया, मतलब अगर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो वहां पे क्या होता है, ए और ए मतलब रियल पार्ट ऐड होता है और इमेजनरी पार्ट ऐड होता है। सो वैसे हम अलग अलग टाइप के लिए अलग अलग बिहेवियर डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए ओवरलोडिंग होता है। पर यहाँ पे एक रिटर्न टाइप में क्यों प्रॉब्लम आ रहा है वो मैं देख के बताता हूँ कल। सो आज के लिए इतना ही। इस ओवरलोडिंग में कोई प्रॉब्लम होगा या किसी और चीज में प्रॉब्लम होगा तो पूछ सकते हो।
2 इंट ऐड हो रहे, 3 इंट ऐड हो रहे, एक फ्लोट 10 के साथ ऐड हो रहा है। तो 2 फ्लोट वाला मैं देख के कल बताता हूँ कि क्यों नहीं ऐड हो रहा। और कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हो, डाउट्स हो तो कुछ पूछ सकते हो, वरना आज के लेक्चर के लिए इतना ही। लीव कर सकते हो मीटिंग। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। वेलकम।